हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है फिजिक्स का वो हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने अपने मार्क्स भी लगा लिए हैं। काफ़ी लोगों को आइडिया भी हो चुका है कि वो अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है उनका स्क्रीनिंग क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो साफ साफ बहुत लोगों को क्लैरिफिकेशन हो चुका है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जिन लोगों के मार्क्स 50 से 60 के बीच में है, स्पेशली जो यूआर कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप एचपीएससी सब्जेक्टिव एग्जाम को लेकर परेशान हैं, आपको लगता है कि प्रिपरेशन करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, है ना, आपको प्रिपरेशन का क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ले अगर पॉसिबल हो तो। सबसे पहले मैं कुछ भी आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रहा हूं। ये मैंने एक पोल चलाया था, मेरा जो चैनल है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है CSIR नेट फिजिकल करके, उस पर पोल चलाया था। हालांकि इस पोल का सैंपल साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 60 से 65 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उन 60 से 65 लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो उनका ये रिजल्ट है। अब इसमें से कितने जनरल कैटेगरी के हैं, कितने कैटेगरी के हैं, वो भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर यहाँ से एक मोटा मोटा आइडिया ये लग रहा है कि 50% से लगभग 50% लोगों के जो मार्क्स हैं वो 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। लगभग 50% लोगों के जो मार्क्स हैं वो 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। अब ये लोग वो भी हो सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में है, और ये लोग वो भी हो सकते हैं जो किसी कैटेगरी के अंदर है। जो लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से ऊपर चले जा रहे हैं वो लगभग 15% के आसपास हैं, और 70 के ऊपर जो है वो 3% है। तो ये जो लोग हैं जिनके 3% से ऊपर हैं या जिनके 60 से 70% है, वो 99% वो इन हो चुके हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। मेन प्रॉब्लम किनके साथ है? जो 50 से 60 के बीच में, स्पेशली जो जनरल वाला बच्चा है। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये आती है कि जो यूआर कैटेगरी में है और जो 50 से 60 में है, अगर उसको ये लगता है कि उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कोई कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कोर्स का पैसा वेस्ट जाएगा, है ना, ये भी एक दिमाग में चीज़ रहती है। और मान लो मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जिन लोगों की भी 50 से 60 के बीच में है, 50 से 60 के बीच में है, स्पेशली यूआर कैटेगरी में जिनके 50 से 60 के बीच में है, उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्पेशली 55 के ऊपर जिनके भी हैं, है ना, अबाउ 55 जिनके भी हैं, उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट डेफिनेटली करनी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट आप 2 से 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट फोकस कर लो, है ना, 2 to 3 सब्जेक्ट पे तो फोकस कर ही लो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। अब एक्सपेक्टेड डेट तो रिजल्ट की ये है कि 10 जून तक रिजल्ट आ जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 जून तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो तब तक मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जो भी 50 से 60 के रेंज में है, जो यूआर कैटेगरी से स्पेशली, और 50 वाले से भी ना मानो तो जो 55 के ऊपर है, 55 से 60 के बीच में स्पेशली, उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप इस भरोसे बैठे हैं कि आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका होगा, क्योंकि 10 जून के बाद या 15 जून के बाद भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा नहीं, सिलेबस आपके पास बहुत लंबा है। तो इसलिए जो भी 2-3 सब्जेक्ट जिनमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हो, उनको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, पर पहले बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे और कमेंट भी है कि क्या मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या नहीं करूं, और इसके अलावा कि अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो कैसे करूं। इसके अलावा जो कैटेगरी का बच्चा है, अगर वो SC और ST कैटेगरी में आते हैं, हरियाणा की में, उनके मार्क्स 35 के ऊपर है तो डेफिनेटली उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और OBC वालों को भी अगर वो 40 से ऊपर हैं तो 45 के ऊपर तो कंफर्म उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए, और 40 के ऊपर वालों को भी एक बार स्टार्ट कर देनी चाहिए, OBC वालों को भी, हरियाणा के। और उनका भी मैं सेम कहानी है, रिजल्ट का वेट मत करो। अगर OBC में 40 से 50 की रेंज में हो तो वेट मत करो, वहाँ पर भी स्पेशली 45 के ऊपर वाले अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, चाहे वो किसी का भी कोर्स परचेज करो आप, चाहे अपने लेवल पे स्टार्ट कर दो, पर रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो अपने लेवल पे भी स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं
जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं या अपने लेवल पे कर सकते हो तो उनको कर लीजिए। रिजल्ट का वेट करोगे तो बहुत टाइम तुम्हारा किल हो जाएगा, बहुत टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जिनके 60 से ऊपर है डेफिनेटली वो 100% प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। 55 से 60 के वाले अगर उनको थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो अपने लेवल पे वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट पकड़ लो, वो जब तक रिजल्ट तुम्हारा आए तब तक तुम उनको 100% कर चुके हो या 80% से ज़्यादा उसको कर चुके हो, ठीक। तो पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से ये सबकी क्लियर हो गई होगी, ये जो कन्फ्यूज़न चल रहा है सबका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं कि अब आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो तुम्हारा जो सिलेबस है जो अपलोड हुआ है वो सिलेबस क्या है, वो CSIR नेट का सिलेबस डाल रखा है, ठीक है। किसका सिलेबस डाल रखा है? CSIR नेट सिलेबस डाल रखा है। अब सवाल ये है कि सर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है या हमें क्या प्रिपेयर करना है। BSc का पढ़ना है, नहीं पढ़ना, MSc का पढ़ना है, नहीं पढ़ना, MSc का पढ़ें, BSc का पढ़े, तो कौन से किस तरह के क्वेश्चन पढ़ें, है ना, कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन पढ़ें या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें, क्या करें। तो देखो मैं कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके हिसाब से तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक फिजिक्स की, अगर मैं एटॉमिक फिजिक्स की बात करता हूँ तो एटॉमिक फिजिक्स में तुम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे देखोगे जो BSc में भी है और जो MSc में भी है और कॉमन है। बहुत सारे टॉपिक्स मैं गिना सकता हूँ जो तुम्हें, जैसे सुपर कंडक्टर ही हो गए, है ना, उसका जो सिलेबस BSc में होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में, वो सिलेबस MSc में भी होता है। तो अगर वो क्वेश्चन BSc से पूछा जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि MSc में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया, यानी आंसर दोनों का सेम जगह से होगा। इसी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसके बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स के कॉमन होते हैं। किसके साथ कॉमन होते हैं? MSc के साथ कॉमन होते हैं। इसी तरह से सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है उसके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन होते हैं BSc MSc के साथ। अगर मैं बात करूं EMT की तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन होते हैं, किसके साथ? BSc MSc के साथ। क्वांटम में जो एडवांस क्वांटम को अगर छोड़ दिया जाए, तो यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन होते हैं, किसके साथ? BSc के साथ। एडवांस क्वांटम को छोड़ दो, बहुत सारे टॉपिक कॉमन होते हैं, ठीक है। छोड़ देने का मतलब है कि अगर BSc में एक बार कंसिडर ना करो तो, ठीक। उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट कॉमन होता है? जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है वो अलग चला जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता है BSc में, तो क्लासिकल मैकेनिक्स को एक बार हटा दो। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी जो सेंट्रल फोर्स वाला टॉपिक है वो BSc के साथ कॉमन होता है। सेंट्रल फोर्स वाला टॉपिक, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाला टॉपिक, वो BSc के साथ कॉमन होता है। बाकी तो बिल्कुल ये अलग कहानी चलती है। मैथमेटिकल फिजिक्स जो है, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो टॉपिक्स हैं जैसे कि वेक्टर हो गया, है ना, मैट्रिक्स हो गया, ये टॉपिक्स जो हैं BSc के साथ कॉमन होते हैं। इवन कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर स्पेशल फंक्शन के टॉपिक भी आपको देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे टॉपिक कॉमन होते हैं। तो अब ये टॉपिक कॉमन है, तो इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो तुम्हारी बात है कि हम क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करें या हम कहाँ से क्वेश्चन उठाएं, तो आप क्या करो, जो HPSC का PGT का पेपर हुआ था, एक तो उसका आपको सब्जेक्टिव पेपर मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, हरियाणा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगा सब्जेक्टिव पेपर HPSC का। इसी तरह से HPSC के जो HPSC सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको फिजिक्स ऑप्शनल के पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो ये पेपर आप डाउनलोड करो, कम से कम 5 से 6 पेपर डाउनलोड करके देख लो, 5 to 6 पेपर आप डाउनलोड करके देखो। अब यहाँ से आप कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, अगर मेरी बात पे आपको नहीं मानना है तो कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो आप, और कोई भी एक सब्जेक्ट लेट एग्जाम्पल के लिए आप एटॉमिक सब्जेक्ट पकड़ लो, एटॉमिक। अब उस एटॉमिक के क्वेश्चन उठाओ आप वहाँ से, उन पेपर में से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। आप इतना पढ़ चुके हो तो आइडेंटिफाई आपको हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन एटॉमिक का है, कौन सा किस सब्जेक्ट का है। तो आप एटॉमिक के क्वेश्चन ही उठा लो। तो जब इन 5 से 6 पेपर से आप एटॉमिक के क्वेश्चन उठाओगे तो लगभग मान लो आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 10 to 15। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो क्वेश्चन BSc से है या MSc से। तो एक तरह से वो BSc वाला क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और वो MSc वाला भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिर आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर वो न्यूमेरिकल भी आ रहा है तो वो किस तरह का न्यूमेरिकल आ रहा है, अगर वो थ्योरेटिकल या कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो वो किस तरह का आ रहा है।
यकीन मानिए कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो भी वहीं से उन्हीं क्वेश्चंस के जैसे मिलता जुलता वहां से क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप न्यूक्लियर के निकाल सकते हैं वहां से। तो जो आपके एमएससी के टॉपिक्स के साथ मैच करते हैं, जो क्वेश्चन आपके, जो सब्जेक्ट आपके एमएससी के टॉपिक के रिलेवेंट लगते हैं आपको, उन क्वेश्चंस को वहां से उठा लीजिए। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन हैं लगभग 2009 तक के यहाँ वेबसाइट के ऊपर पड़े हैं, जो कि मैंने देखा है। तो इन पेपर्स को जब आप छानोगे तो यहाँ से आपको आराम से 60-70 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट में पकड़ लो, मान लो एटॉमिक के क्वेश्चन पकड़ लो, एटॉमिक के 10-15 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे, न्यूक्लियर के आपको 10-15 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के भी निकालोगे, मेहनत करोगे तो मिलेंगे। और उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो, आंसर ढूंढो, आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, वहां से आपको आंसर मिल जाएंगे। जहां से भी आप जिस भी सोर्स से आंसर निकालो, उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है ना। आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मैं करूं नहीं करूं, ये एक्सरसाइज मैं करूं नहीं करूं, तो कम से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिनके 50 से 60 के बीच में मार्क्स हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, आपको तैयार करना पड़ेगा। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि रिजल्ट के बाद हम ये प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो आप 50% कॉम्पिटिशन से आउट हो चुके होंगे ना। आप मान के चलना 50% कॉम्पिटिशन से अपने आप को बाहर कर चुके होंगे। तो आप इस तरह से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। तो एक चीज तो हो गई है, ठीक है। तो ये स्पेशली उनके लिए है, ये वाली जो मैं सजेशन दे रहा हूं, ये स्पेशली उनके लिए है जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सजेशन उनके लिए है जो वेटिंग फॉर रिजल्ट, ये उनके लिए, ठीक। दूसरी बात, अब जिन लोगों को ये लगता है श्योर शॉट हमारा मेंस के लिए या पेपर 2 के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। पहले एक्सरसाइज तो आपको भी करनी है, ये वाला काम तो आप लोगों को भी करना है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज आपको भी करनी है। दूसरा क्या करना है आपको, आपके जो एमएससी के पेपर्स होते हैं, एमएससी के पेपर तो तुमने दिए होंगे, तभी तो ये एग्जाम दे रहे हो। तो एमएससी के जो पेपर होते हैं, वहां से जो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाले मतलब जो ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हो, या जिनका डेरिवेशन आधे पन्ने में, एक पन्ने में खत्म हो रहा हो। ऐसा डेरिवेशन मत ढूंढना जो 2-3 पन्ने में खत्म हो रहा हो, वैसा डेरिवेशन जिंदगी में नहीं आएगा। तो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं, है ना। कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं। अभी एमएससी के पेपर कहां से मिलेंगे, या तो वेबसाइट से मिल जाएंगे, नहीं तो आप जिस भी स्टेट के हैं वहां डेफिनेटली कोई एमएससी की प्रीवियस ईयर की गाइड आती होगी। अगर आप हरियाणा से हैं तो एमएससी की डेफिनेटली हरियाणा की प्रीवियस ईयर की गाइड आती होगी, वहां से क्वेश्चन उठा लो, है ना, वहां मिल जाएंगे तुम्हें। और वो क्वेश्चंस को देखो, उन क्वेश्चंस को देखो, तो जो तुम्हारा एमएससी वाला सिलेबस है ना, वो वहां से कवर होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि बहुत जो 3 पन्नों का डेरिवेशन होगा, 2 पन्नों का डेरिवेशन होगा, वो नहीं आएगा। अगर तुम उनके पीछे भागोगे, तुम ये सोचोगे कि मैं सही बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आ भी गया, मान लो अगर वो क्वेश्चन आ भी गया, तो वो बाकी के क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने देगा। अगर वो ऐसा क्वेश्चन डाला भी गया तो उसके चक्कर में तुम्हारे बाकी के क्वेश्चन भी छूटेंगे। तो पहला काम तो तुम्हें ये करना है, स्पेशली उनको जो वेटिंग फॉर रिजल्ट है, उनको ये काम करना है कि एचपीएससी पीजीटी के सिविल सर्विसेज के फिजिक्स ऑप्शनल के पेपर डाउनलोड कर लो, वहां से कम 2-3 सब्जेक्ट के टारगेट करके उनके जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर लो। और जो शॉर्ट ये मान रहे हैं कि हम सेकंड लेवल में जा रहे हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं, करना ही है उनको। और दूसरा काम आपको ये करना है, एमएससी के पेपर उठाओ। आप एमएससी हर जगह कॉमन होता है, चाहे पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे राजस्थान से हो, वहाँ के जो पेपर हैं उनमें से इस तरह के क्वेश्चन ढूंढो जो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर काम करो, उनके सॉल्यूशन ढूंढो, और सॉल्यूशन ढूंढने के बाद उन क्वेश्चंस को करो। अच्छा, अब ये करने भर से तुम्हारा काम नहीं होगा। अब जो जितने तुम क्वेश्चन कर रहे हो वो तुम्हें रिवाइज भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन तुम लोग पेपर देने जाओगे तो उस दिन तुम्हें जो रिलेवेंट टॉपिक है, जो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका तुम्हें आंसर आना चाहिए। सोचने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो तुम्हारी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह की होनी चाहिए, जो क्वेश्चन तुम प्रिपेयर कर रहे हो, 100, 150, 200 जितने भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, सेम टाइम पे वो रिवाइज भी होने चाहिए। तो जैसे आज तुमने 5 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, आज तुमने 10 क्वेश्चन तैयार किए मान लेते हैं, तो रात को सोने के पहले वो क्वेश्चन तुम्हें रिवाइज भी करने हैं, और ये डे 1 से करना है तुम्हें। मान लो आज से तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आज तुम वो 10 क्वेश्चन तैयार करे तुमने पूरे दिन में, उनको चाहे पेपर पे लिख के, चाहे कैसे भी तुमने तैयार किया,
रात को सोने के पहले एक बार उनको फिर से देखना है, हो सकता है उस काम में तुम्हारा 1 घंटा लग जाए। दूसरे दिन जब तुम जाओगे तो दूसरे दिन के 10 क्वेश्चन और हो गए, तो रात को सोने के पहले वो 10 क्वेश्चन तो करना ही है, उसके पहले वो जो 10 पीछे वाले क्वेश्चन थे वो भी करना है। पर जो पहले वाले 10 क्वेश्चन थे उनको रिवाइज करोगे अब, तो तुम देखोगे वो 15-20 मिनट में तुम्हारे हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये रिवीजन वाला स्केड्यूल आगे बढ़ता जाएगा तो पीछे वाला तुम्हें जो लग रहा होगा कि ये इतना रिवीजन कैसा होगा, क्योंकि तुम उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, बार बार दिमाग में डाल रहे हो। तो पहली बार जब तुम्हें रिवीजन में वो 30 मिनट लगा होगा, दूसरी बार में तुमने देखा होगा कि 20 मिनट में खत्म हो गया, तीसरी बार में तुमने देखा होगा 15 मिनट में, चौथी बार में तुमने देखा होगा 5 मिनट में। तो इस तरह से वो देखते ही तुम्हें आ जाएगा कि इसमें ये मेरे को लिखना है। कुल मिला के तुम्हारे दिमाग में वो शब्द डालने हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये ऐसे इस तरह से लिखना है, क्योंकि पेपर में सोचने समझने का टाइम नहीं होता है। पेपर का मतलब यही होता है कि क्या तुम्हें याद है और कितना तुम्हें लिखना है। तो इस तरह से तुम्हें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जिनके 50 से 60 के बीच में मार्क्स है उन्हें करना क्या है, और जो शॉर्ट सिलेक्शन मान रहे हैं उनको क्या करना है। मैंने जो मेरा कोर्स है उसमें आपको ये भी कहा है कि मैं यूपीएससी वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो मैं करा रहा हूँ। कई बच्चों के ये डाउट है कि उसमें भी बीएससी का पेपर, बीएससी का सिलेबस होता है। तो भाई बीएससी का सिलेबस और एमएससी का सिलेबस का जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि जो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, मान लो सुपर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा आपसे कि टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर बता दो, तो वो तो एमएससी में भी और बीएससी में भी है, तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं, ठीक है। ये वाला जो कोर्स है मेरा, ये मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं करा भी चुका हूँ। अभी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो एटॉमिक, न्यूक्लियर और उसके अलावा सॉलिड स्टेट, 3 सब्जेक्ट मैंने चलाए हुए हैं। तो इसमें टोटल 400 के आसपास मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस एचपीएससी के, यूपीएससी के और एमएससी पेपर्स के होने वाले हैं। एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन की है मैंने, जो रिलेवेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जो सैंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं प्रोवाइड कराना मैंने स्टार्ट कर दिया है कि मतलब क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है। तो ये जितनी भी क्लासेस होती है रिकॉर्डेड बेस पर रिकॉर्डेड करता हूँ मैं, डेली मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लगभग 8 से 10 लेक्चर में डेली अपलोड करता हूँ। रीजन बीइंग लाइव मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करने होते हैं, फिर उनके सॉल्यूशन बनाने होते हैं। तो लाइव में इतना सब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के पीछे भी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है। कल तक के लिए इस बैच का जो प्राइस है वो 3800 रुपये है। सिर्फ कल तक के लिए इस बैच का प्राइस 3700 रुपये है, सॉरी 3700 रुपीज़ है। उसके बाद इसका वापस से प्राइस 4000 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो भी लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशली मैं उनसे कहूँगा जो लोग मान रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन सेकेंड पेपर के लिए हो जाएगा, जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इधर एम आई सिलेक्टेड और नॉट, क्या मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, या होंगी या नहीं होंगी, तो उन्हें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रिजल्ट का वेट कर रहे हो तब तक जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आपको, जो पेपर वाली, वो वाली फॉलो करो। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, और जब आपका रिजल्ट आता है पॉजिटिवली सोचे। अगर आपका हो जाता है, आपको लगता है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया है, जैसे आपको बताया, आप वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप वैसे प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली 200% आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। हाँ, उसमें एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सब कुछ आपको करना पड़ेगा। एफर्ट भले ही आपको ज़्यादा आपको मारना पड़ेगा, पर रिजल्ट आपको वहाँ से भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से सभी को सब कुछ क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।